गुड मॉर्निंग स्टूडेंट आज लेसन नंबर 5 अधिकार राइट्स हम पढ़ेंगे। कल हमने लेसन नंबर 4 सामाजिक न्याय के बारे में आपको डिटेल से बताया था। तो आज जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, अधिकार हैं, जो हमारे संविधान ने हमें दिए हैं, उनका एक एक करके हम वर्णन करेंगे। तो सबसे पहले लेसन नंबर 5 जो राइट्स हैं उसमें हम देखेंगे कि अधिकार क्या है। तो सबसे पहले हमें अधिकार के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो अधिकार का क्या अर्थ है? देखिए, समाज में रहते हुए मनुष्य को अपना विकास करने के लिए कुछ सुविधाओं की आवश्यकता होती है। मनुष्य को जो सुविधाएं समाज से मिली होती हैं, उन्हीं सुविधाओं को हम अधिकार कहते हैं। साधारण शब्दों में अधिकार से अभिप्राय उन सुविधाओं और अवसरों से होता है जो मनुष्य के व्यक्तिगत के विकास के लिए आवश्यक होते हैं और उन्हें समाज ने मान्यता दी होती है। अब देखिए, अधिकार के बारे में अनेकों विद्वानों ने अपनी अपनी जो स्टेटमेंट दी है। तो ग्रीन ने अधिकार के बारे में कहा है कि अधिकार व्यक्ति के नैतिक विकास के लिए आवश्यक बाहरी अवस्थाएं हैं, अर्थात जो अधिकार मिलते हैं व्यक्ति को, उसके अनुसार ही व्यक्ति अपना सर्वांगीण विकास कर पाता है। बोनसांके ने अधिकार के बारे में कहा है कि अधिकार वह मांग है जिसे समाज मान्यता देता है और राज्य लागू करता है। अब हम कुछ लेसन जो पढ़ेंगे, तो देखिए, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम अक्सर अधिकारों की चर्चा करते हैं। लोकतांत्रिक देश के सदस्य होने के नाते हम वोट देने, राजनीतिक पार्टी बनाने और चुनाव लड़ने जैसे अधिकारों की बात करते हैं। अभी आप देखते होंगे, सभी कहते भी ये मेरा अधिकार है, मैं वोट किसी को दूं, किसी को न दूं, मैं राजनीति में पार्टिसिपेट करूं या न करूं, ये मेरे को कानून ने एक अधिकार दिया है। राजनीतिक पार्टियां बनाने और चुनाव लड़ने जैसे अधिकारों की बात करते हैं। लोग अधिकारों के लिए नई नई मांग भी करते हैं। आमतौर पर स्वीकृत नागरिक और राजनीतिक अधिकारों के अलावा सूचना के अधिकार, स्वच्छ वायु के अधिकार तथा सुरक्षित पेयजल के अधिकार का भी दावा जताया जा रहा है। जहां हम प्राय अपने राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन में जुड़े अधिकारों का दावा करते हैं, वहीं हम सामाजिक और व्यक्तिगत संबंधों में भी अधिकार की भाषा का प्रयोग करते हैं। मसलन हम अपने कैरियर चुनने और देश में बेरोक घूमने के अधिकारों की बात करते हैं। और तो और हम न केवल वयस्क मनुष्यों के लिए बल्कि बच्चों और गर्भस्थ भ्रूणों और पशुओं के लिए भी अधिकारों का दावा किया जाता है। इस प्रकार विभिन्न लोग विभिन्न तरीकों से अधिकार की अवधारणा प्रस्तुत करते हैं। इस अध्याय में हम इस अवधारणा से जुड़े सवालों की पड़ताल करेंगे और पढ़ेंगे। जब हम अधिकारों की बात करते हैं तो हमारा आशय क्या होता है? अधिकार के हमारे दावों की बुनियाद क्या है और अधिकार से किन उद्देश्यों की पूर्ति होती है और वे इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं? तो इसके बारे में हम इस लेसन में आज पढ़ने जा रहे हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे। देखिए, अधिकार क्या है? अधिकार मूल रूप से हकदारी अथवा ऐसा दावा है जिसका औचित्य सिद्ध हो। यह बताता है कि नागरिक, व्यक्ति और मनुष्य होने के नाते हम किसके हकदार हैं, अर्थात हमें क्या चाहिए। एक व्यक्ति को अपने विकास के लिए, अपने सर्वांगीण विकास के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता है और किस पर वो अपना हक जता सकता है। यह ऐसी चीज़ है जिसको हम अपना प्राप्त समझते हैं। ऐसी चीज़ जिसे विशेष समाज ऐसे वेद दावे के रूप में स्वीकार करे जिसका अनुमोदन अनिवार्य हो। इसका यह अर्थ है कि हर वह चीज़ जिसे मैं ज़रूरी और वांछनीय समझूं अधिकार है। मेरी इच्छा हो सकती है कि स्कूल के लिए निर्धारित पोशाक की बजाय अपनी पसंद के कपड़े पहनूं। मैं देर रात तक घर से बाहर रहना चाह सकता हूं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि मुझे स्कूल के लिए अपनी इच्छा अनुसार चाहूं वह अपने अथवा जब चाहूं अपने घर लौटने का अधिकार हो। मैं जो चाहूं, जिसके लिए मैं स्वयं को हकदार समझता हूं तथा जिनका बतौर अधिकार उल्लेख किया जा सकता है के बीच में फ़र्क होता है। अब देखिए, अधिकार उन बातों का घोतक है जिन्हें मैं और अन्य लोग सम्मान और गरिमा का
जीवन बसर करने के लिए महत्वपूर्ण आवश्यक समझते हैं। उदाहरण के लिए आजीविका का अधिकार सम्मानजनक जीवन जीने के लिए जरूरी है। लाभकर रोजगार में नियोजित होना व्यक्ति और आर्थिक स्वतंत्रता देता है, इसके लिए उनकी गरिमा के लिए प्रमुख है। अपनी बुनियादी जरूरतों की पूर्ति के लिए हमेशा प्रतिभा और रुचियों की ओर प्रवृत्त होने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। अगर आप अपनी रुचि के अनुसार आप अपना कोई बिजनेस कर सकते हो, अपनी रुचि के अनुसार आप कोई भी कार्य कर सकते हो। अब देखिए, लाभकर रोजगार में नियोजित होना व्यक्ति की आर्थिक स्वतंत्रता देता है, इसलिए यह उसकी गरिमा के लिए प्रमुख है। अर्थात वो अपना रोजगार कैसे भी कार्य करके जो देश को नुकसान न हो, ऐसा कार्य करके वो अपनी आजीविका कमा सकता है। और अपनी बुनियादी ज़रूरतों की पूर्ति हमें अपनी प्रतिभा और रुचियों को प्रवृत्त करने का कारण बनती हैं। अधिकारों की दावेदारी का दूसरा आधार यह है कि वे हमारी बेहतरी के लिए आवश्यक हैं। ये लोगों को उनकी दक्षता और प्रतिभा विकसित करने में सहयोग देते हैं। उदाहरण के रूप में शिक्षा का अधिकार हमारी तर्क शक्ति विकसित करने में मदद करता है, हमें उपयोगी कौशल प्रदान करता है और जीवन में सूझबूझ के साथ चयन करने की क्षमता बनाता है। व्यक्ति के कल्याण के लिए इस हद तक शिक्षा को अनिवार्य समझा जाता है कि उसे सार्वभौमिक अधिकार माना गया। पर हाल अगर कोई कार्यकलाप हमारे स्वास्थ्य और कल्याण के लिए नुकसानदायक है तो उसे अधिकार नहीं माना जा सकता। उदाहरण के लिए डॉक्टरी शोध ने यह प्रमाणित किया कि नशीली दवाएं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं, क्योंकि ये अन्यों के साथ हमारे रिश्तों पर दुष्प्रभाव डालती है। इसलिए हम ये दावा नहीं कर सकते कि हमें नशीली पदार्थों का सेवन करने या सुई लगाने या धूम्रपान करने का अधिकार होना चाहिए। तो ये नशा करना ये अधिकार में नहीं आता है, ये तो अधिकार के बाहर की बातें हैं। इसलिए धूम्रपान के मामले में तो उन लोगों के स्वास्थ्य के लिए भी नुकसानदेह है जो धूम्रपान करने वाले लोगों के आसपास होते हैं। नशीले पदार्थ न केवल हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाते हैं, बल्कि कभी कभी वे हमारे आचरण में भी बदलाव और हमें गुस्सेल और झगड़ालू प्रवृत्ति का बना देते हैं। अधिकारों की हमारी परिभाषा के अंतर्गत धूम्रपान अथवा प्रतिबंध दवाओं का सेवन को अधिकार के रूप में मान्य नहीं किया जा सकता। देखिए, आइए करके कुछ सीखें बच्चों। तो पिछले कुछ महीनों के अखबारों को पढ़िए और उन जन आंदोलनों और संगठनों की सूची बनाएं जिन्हें नए किस्म के अधिकारों की मांग की है। तो बार बार आंदोलन होते रहते हैं, तो हमें डेली अखबार पढ़ने चाहिए। इससे हमें ये पता लगेगा कि क्या क्या आंदोलन हमारे देश में चल रहे हैं, संसार में चल रहे हैं। देखिए, अधिकार कहाँ से आते हैं। 17वीं और 18वीं शताब्दी में राजनीतिक सिद्धांतकार तर्क देते थे कि हमारे लिए अधिकार प्रकृति या ईश्वर ने ही प्रदान किए हैं। हमें जन्म से ही अधिकार प्राप्त हैं। परिणाम स्वरूप कोई व्यक्ति या शासक उन्हें हमें छीन नहीं सकता। उन्होंने मनुष्य के 3 प्राकृतिक अधिकार चिन्हित किए हैं: जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। अन्य तमाम अधिकार इन बुनियादी अधिकारों से ही निकले हैं। हम इन अधिकारों का दावा करें या न करें, व्यक्ति होने के नाते हमें ये प्राप्त है, यह विचार है कि हमें जन्म से कुछ अधिकार प्राप्त हैं। काफ़ी शक्तिशाली अवधारणा है, क्योंकि इसका अर्थ यह है कि जो ईश्वर ने प्रदान किया है उन्हें कोई मानव शासक या राज्य हमें छीन नहीं सकता। प्राकृतिक अधिकार के विचार का इस्तेमाल राज्यों अथवा सरकारों के द्वारा स्वेच्छाचारी शक्ति का प्रयोग विरोध करने और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए किया जाता है। तो स्टूडेंट, आज हम इतना ही करेंगे, कल इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। तो मैं आशा करता हूँ आप ध्यानपूर्वक इसको सुने।